हेलो फ्रेंड, दिस इज सोनल। वेलकम यू ऑल टू बीपीएससी स्टडी पॉइंट। हमारा मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज में ये 22वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 21 लेक्चर अपलोड कर दिया है। लास्ट लेक्चर हमारा सिंध के ऊपर था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हाउ ब्रिटिश टुक कंट्रोल ओवर सिंध। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब रीजन के बारे में कि पंजाब ब्रिटिश कैसे एक्वायर किए, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। पंजाब के बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएंगे, सिख से संबंधित चीज़ों को कुछ थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद रंजीत सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे और पंजाब को जान लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे किया गया। जिस तरीके से बाकी सब जगहों पे कोई ना कोई षड्यंत्र करने वाला, धोखा देने वाला होता है, उसी तरीके से पंजाब में भी धोखा दिया गया, षड्यंत्र किया गया, और जिसका परिणाम था हम लोग जानते हैं कि परिणाम क्या था, ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए देखिए एक बार मैप में ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग है। ये ब्रिटिश और सिख के लड़ाई की एक पेंटिंग है। चलिए, पेंटिंग खूबसूरत है लेकिन लड़ाई अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये लड़ाई कहीं ना कहीं भारत को कंट्रोल करने वाली थी, ठीक है। चलिए एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं कि कौन से एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। एक मिनट, क्योंकि अगर मैप आपके ध्यान में होगा तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए, हम आज बात करने वाले हैं ये मुल्तान, लाहौर, जम्मू कश्मीर, ये पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को का हम बात करने वाले हैं, जो पंजाब के अंतर्गत पड़ता है। पंजाब कहने का मतलब आज का पंजाब, जम्मू कश्मीर, लाहौर, पाकिस्तान वाला एरिया बहुत बड़ा, मुल्तान एरिया बहुत बड़ा एरिया पड़ता है, ठीक है। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में सिंध की चर्चा किए थे। सिंध की चर्चा की गई थी और बताया गया था कि 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा, चार्ल्स नेपियर एक कमांडर था, उसके द्वारा सिंध को जीत लिया गया था। और चार्ल्स नेपियर फर्स्ट गवर्नर भी बना, कहाँ का? सिंध का बना। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो था। इससे पहले आपको पता है कि अंग्रेज, अवध, बंगाल, मराठा एम्पायर, निजाम की जो टेरिटरी है वो, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटका दोनों आता था। इसके बाद मैसूर, टिप्पू सुल्तान और हैदर अली की जो टेरिटरी थी मैसूर, उसे भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इस तरीके से अब ये देखिए, ये बॉर्डर लाइन पूरी की पूरी अंग्रेजों की हो चुकी थी, ठीक है। ये पूरी की पूरी बॉर्डर लाइन अंग्रेजों की हो चुकी थी। अब चूंकि देखिए सिंध तो जीत लिए, अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजों के पास में एक पंगा था। सिंध जीतने का सबसे बड़ा रीजन हमने बताया था कि वेस्टर्न साइड से जो इन्वेडर आ सकते थे, जैसे रसिया हो गया, नेपोलियन हो गया, तो ये जो वेस्टर्न साइड से इन्वेडर आ सकते थे, तो उसके लिए ये बफर स्टेट एक क्रिएट करना चाहते थे, एक रुकावट पैदा करना चाहते थे। और उस रुकावट के लिए, रुकावट कहाँ बनता? तो अफगानिस्तान। बफर जोन कौन बनता? अफगानिस्तान। उधर रसिया या उधर जो वेस्टर्न इन्वेडर है वो, और इधर ईस्ट में भारत, और इसके बीच का बफर स्टेट कौन बनने वाला था? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जीतने से पहले उन्हें जरूरी था कि सिंध जीता जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि 1838 ईस्वी में सिंध के साथ में क्या कर लिया गया था? सब्सिडरी अलायंस किया गया था। और उसके तुरंत बाद 1839 ईस्वी में क्या कर लिया गया? अब फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हो गया था, ठीक है। तो पहले तो सिंध के साथ सहायक संधि की गई और बाद में 1843 में सिंध को अपने राज्य में ही मिला लिया गया था। तो ये हमने देख लिया सिंध। अब सिंध आ गया, अब बच गया ये वाला एरिया। तो ये एरिया जब तक रंजीत सिंह की जिंदगी बची हुई थी, जब तक रंजीत सिंह वहाँ पे शासक थे, तब तक तो ये अंग्रेजों को भी पता था कि ये टेरिटरी हमारा सुरक्षित है। अगर सिंध पे कंट्रोल कर लिए तो यहाँ से कोई इन्वेडर नहीं आएगा, इतना पता है। और इसके लिए उन्होंने संधि भी की थी 1838 में, हमने बताया था। ट्राइपेरेट संधि कहते हैं, त्रिपक्षीय संधि, जिसमें शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल फ्रेंडशिप की बात की गई थी कि हम एक दूसरे को सहायता करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो पंजाब जरूरी क्यों था? क्योंकि 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, बैक टू बैक 3-4 शासक आए पंजाब में और उनकी हत्या कर दी गई। और पूर्ण रूप से पंजाब में माहौल जो है ना खराब हो चुका था। शासक अब उतने मजबूत नहीं रहे जितने कि रंजीत सिंह थे। तो ये अंग्रेजों के लिए अब जरूरी हो गया। जैसे ही अंग्रेज तो पहले से ही ताक में थे कि पंजाब को भी एक्वायर कर ले, लेकिन पंजाब चूंकि रंजीत सिंह बहुत ही ताकतवर नेता शासक थे, तो वहाँ पर ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर सकती थी। इसलिए ब्रिटिश सर जानते थे रंजीत सिंह के पावर को, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाए वहाँ पे। लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह की मृत्यु होती है, फिर अगले आप देखेंगे 8 से 10 साल के अंदर में सिख साम्राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं सिख उदय, सिख से जो भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका, क्योंकि हम लोग अक्सर किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और बैकग्राउंड को देख लेते हैं। यहाँ भी बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं, स्टार्ट होता है सिख का जो सारा कुछ कॉम स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट होता है नानक देव जी से। थोड़ा सा बस 5 मिनट की बात है। नानक देव जी 15वीं शताब्दी में होते हैं, 15वीं से 16वीं शताब्दी। 1469 ईस्वी में इनका काल स्टार्ट होता है, 1469 से 1535 ईस्वी तक के, ठीक है ना। और ये इस्टेब्लिश करते हैं नानक पंथ का, ये इस्टेब्लिश क्या करते हैं, नानक पंथ को। उसके बाद इनकी जो गुरु की परंपरा जो स्टार्ट होती है, तो पहले गुरु तो नानक जी होते हैं, उसके बाद दूसरे गुरु गुरु अंगद देव होते हैं, जो 1535 से 1552 तक के ले चलते हैं। और इनकी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो ये किसने किया था, गुरु अंगद देव ने किया था। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो अंगद देव के द्वारा, यहाँ ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ है, रेगुलर लंगर, पहले गुरु नानक देव जी लंगर का व्यवस्था तो स्टार्ट कर दिए थे। लंगर कहने का मतलब खाना खिलाने वाला, जो हम लोग देखते हैं कहीं भी गुरुद्वारा में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लंगर ये सब किया जाता है उन्हीं के द्वारा। तो ये लंगर सिस्टम को रेगुलराइज किया गया था किनके द्वारा, गुरु अंगद देव के द्वारा। ये कुछ फैक्ट्स थे उनके। उसके बाद अगला गुरु आते हैं गुरु अमरदास 1552 में, ठीक है। और ये पूरे जो सिख लोग का जो रिलीजियस कॉम था ना, पूरी कम्युनिटी थी, उसको 22 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 22 भागों में। और देखेंगे कि आगे इसी 22 में से एक मिसल होता है जिसे मिसल कहा जाता है, एक मिसल होता है शुक्र चकिया मिसल, और उसी मिसल के हेड होते हैं कौन, रंजीत सिंह, ठीक है। तो ये 22 भागों में बांटने का काम किसके द्वारा किया गया था, अमरदास के द्वारा किया गया था। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल एग्जाम में ऐसे भी आते हैं कि गुरु नानक देव किसके समकालीन था, गुरु अंगद देव किसके समकालीन थे, ठीक है ना, गुरु अमरदास किसके समकालीन थे। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो गुरु नानक देव का है रीजन, उस समय ऑप्शन आ जाएगा अकबर, हुमायूं, बाबर, इब्राहिम लोदी। क्या होगा, तो बीपीएससी में एक 5वां ऑप्शन भी है ई, एक या एक से अधिक। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी भी हो जाएगा और बाबर भी हो जाएगा, क्योंकि अकबर के समय में तो थे ही नहीं गुरु अंगद देव, ठीक है। और हुमायूं के समय भी थे, क्योंकि हुमायूं 1535 में हुमायूं था। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसी तरह से गुरु अंगद देव हो गए हुमायूं के समय में। उसके बाद 1556 में अकबर बनता है, तो अकबर के समय में गुरु अमरदास हो गए। 22 मिसल में इनको क्या किया गया, बांट दिया गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद देव अमरदास जो थे, इनसे अकबर बहुत प्रभावित था, और इनके बेटी को कितना, वो 500 एकड़ जमीन दान दिया था। ये बस फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले गुरु आते हैं गुरु रामदास, 1574 से 1581 तक की इनकी टेन्योर होती है। और इनको 500 बीघा दिया जाता है अकबर द्वारा ही, 500 बीघा जमीन दी जाती है अकबर द्वारा, जो आज की डेट में अमृतसर है, वहाँ पे अमृतसर शहर बसाया जाता है। और ये 500 बीघा किसके द्वारा दिया जाता है, किसके काल में दिया जाता है, तो गुरु रामदास के काल में दिया जाता है। और इनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा इनका योगदान है कि इन्होंने गुरु प्रथा जो आ रहा है ना, अंगद देव, उसके बाद फिर अमरदास, उसके बाद रामदास, तो इस गुरु प्रथा को इन्होंने वंशानुगत बना दिया, हेरिडेटरी बना दिया। तो ये गुरु प्रथा को हेरिडेटरी सिस्टम दे दिया इन्होंने, किसने दिया, रामदास ने। कई बार एग्जाम आता है में क्वेश्चन आता है कि वंशानुगत प्रथा बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो गुरु रामदास को, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव, और अर्जुन देव आते हैं, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मुगलों से सिस्टम सही चलते रहता है, मुगलों से इनका मेल मिलाप सही चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। गुरु अर्जुन देव के समय से मुगल वर्सेज सिख हो जाते हैं। थोड़ा सा धार्मिक विषय पे और राजनीतिक विषय पे ये दोनों में कटुता आ जाती है। कटुता आने का कारण ये भी होता है कि गुरु अर्जुन देव जो जहांगीर होता है, जहांगीर के बेटे को ये क्या करते हैं, भगौड़े बेटे को जो गद्दी के लिए लड़ाई करना चाहता है, उसको ये शरण देते हैं। अब देखिए, कोई भी संत आदमी, उसके लिए कौन दुश्मन कौन दोस्त वो तो कुछ होता नहीं है, तो ये शरण देते हैं, ठीक है। और यही कारण ये जहांगीर के शत्रु बन जाते हैं, और जहांगीर इनको फांसी दिलवा देता है। तो कई बार ऑप्शन में आ जाएगा आपको, या स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा कि निम्न में से किन सिख गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव किसके द्वारा की, गुरु अर्जुन देव की के द्वारा किया गया था। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। और एक और चीज़, हम लोग दसवंत का नाम सुने होंगे। दसवंत का मतलब होता है कि अपने आय का 10वां हिस्सा भगवान को दान दिया जाए, अर्थात अपने रिलीजियस कॉम को, कम्युनिटी को दान दिया जाए। तो ये सिखों में स्टार्ट करने वाले गुरु अर्जुन देव थे। उन्हें बोला कि 1/10 पार्ट ऑफ योर इनकम मे बी गिवन टू
गिवन एज रिलीजियस टैक्स। तो इन्होंने एक नई प्रथा शुरुआत की, क्यों? क्योंकि लंगर चलना है, अब सिखों का लंगर परमानेंट है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो इस पैसे को पैसे का कलेक्शन कहाँ से होगा? तो उसके लिए एक रिलीजियस टैक्स बोले कि हर किसी को देना चाहिए 1/10, ठीक है। और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब की रचना की थी। किसकी रचना की थी? गुरु ग्रंथ। यह भी सवाल आते रहता है कि गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव के बाद अगला जो सिखों के गुरु बनते हैं वो होते हैं हरगोविंद साहब। ये अब देखिए, अर्जुन देव की मृत्यु करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है जहांगीर के द्वारा। तो अब जो नेक्स्ट गुरु बनते हैं उनमें स्वाभाविक तौर पे ये चीज़ होगी कि भाई हमें भी अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, कि कोई भी बाहरी आकर के हमें ऐसे ही मार न दे, हमारे पास भी ताकत होना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट पर जो नेक्स्ट गुरु होते हैं हरगोविंद देव, 1606 से लेकर के 1645 तक के, वो क्या करते हैं कि सिखों को एक वॉरियर कम्युनिटी में उसको चेंज कर देते हैं। एक योद्धा के रूप में सिख को चेंज करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु हरगोविंद को, ठीक है। और ये अमृतसर को भी फोर्टिफाई करते हैं, और इन्होंने किरतपुर नाम का एक शहर कश्मीर में बसाया था। ये फैक्ट इनके बारे में हो गया। उसके बाद गुरु हरगोविंद के बाद एक गुरु आते हैं गुरु हर राय, और ये मुगलों से जो संबंध बिगड़ चुका था उसको सुधारने का कोशिश करते हैं। इनका कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। उसके बाद गुरु हरकिशन आते हैं, 1661 से 64 तक रहते हैं। और उनके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर का नाम तो आप लोग सुने होंगे। इनको भी औरंगजेब के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी दिल्ली में। कहाँ दे दी गई थी? दिल्ली में। और दिल्ली में जहाँ पर इनको फांसी दिया गया था, वहीं पर उसके सामने क्या किया गया था? तो अभी एक उसके जस्ट सामने अभी सिखों का एक गुरुद्वारा है, ठीक है, वहीं पर एक गुरुद्वारा की स्थापना की गई है। तो ये औरंगजेब, देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाया, गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया? औरंगजेब ने मरवाया, ठीक है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं। गुरु गोविंद सिंह तो आपको पता है कि पटना के हैं, वो पटना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को बोला कि भाई अब आगे से, क्योंकि देखिए मुगलों के साथ इनका बहुत पंगा हुआ था, इनके बेटों को मुगल लोग जो थे वो मार दिए थे, बहुत ही ट्रेजेडी की गई थी इनके साथ में। इनके जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मार दिया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि भाई देखो अब हमारे तो बच्चे हैं नहीं, अब आगे गुरु कौन? क्योंकि गुरु का परंपरा तो हेरिडेटरी था, वंशानुगत था। तो अगले जब लोग सवाल किए कि भैया साहब अब बताइए, गुरु जी अब बताइए अब अगला गुरु कौन होगा आपके बाद? तो गुरु गोविंद सिंह बोले कि जो गुरु ग्रंथ साहब जो है ना, हमारा गुरु ग्रंथ साहब जो अर्जुन देव द्वारा लिखा हुआ है, वही अब आपका आगे से गुरु होगा। अब यहाँ पर गुरु की प्रथा खत्म कर दी गई और नेक्स्ट से 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहब बना हुआ, और वो भी अभी तक लगातार चल रहा है और यही चलते रहेगा, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव का 2 बायोग्राफी है, एक विचित्र नाटक और एक 10वें बादशाह करके 2 इनका बायोग्राफी है। तो ये हो सकता है सवाल में आ जाए। चलिए, ये तो हम लोग धार्मिक देख लिए और यहाँ पर लड़ाकू कौम देख लिए। अब राजनीतिक उत्थान सिखों का मुख्य रूप से मिलता है रंजीत सिंह के बाद। रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के नेता होते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि रंजीत सिंह किससे बिलोंग करते हैं? सुकर चकिया से। ये 1792 में अब इसके सुकर चकिया मिसल के हेड के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद रंजीत सिंह काफ़ी ताकतवर होते हैं, धीरे धीरे करके लाहौर 1799 में, उसके बाद अमृतसर 1802 में, और 1803 में लुधियाना जीत लेते हैं। और ये लगातार जीतते जाते हैं। आपको पता है कई बार सवाल ये भी पूछा गया है कि रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी और रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो धार्मिक राजधानी अमृतसर में थी और राजनीतिक राजधानी ऐसे पंजाब का राजधानी लाहौर में था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें। अब रंजीत सिंह की ताकत लगातार बढ़ते जा रही थी और वो नियर बाई जितने भी टेरिटरी थे उसको जीतते जा रहे थे। अब इससे अंग्रेजों में हो गया कि भाई ये तो बड़ा पंगा की बात है, रंजीत सिंह जीतते जाएंगे। फिर अंग्रेज बोले कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। और अंग्रेज ये भी जानते थे कि रंजीत सिंह से अभी पंगा लेना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रंजीत सिंह अपने सैनिकों को यूरोपीय पत्ती पर ट्रेंड किए थे और माना जाता है कि एशिया में रंजीत सिंह की जो फौज थी वो 2nd क्लास की फौज थी। मतलब 2nd नंबर पे ताकतवर फौज में किसका आता था? तो इसका रंजीत सिंह का आता था। 1st नंबर पे अभी भी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो इस कारण ब्रिटिशर्स इनसे पंगा लेने में सोचता था और वो क्या किया कि एक ट्रीटी कर लिया 1809 ईस्वी में।
जिसे अमृतसर का ट्रीटी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर का ट्रीटी हुआ। किसके बीच में? तो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। और इसमें सतलज नदी को, आप मैप में जा करके मैप खोलिए और देखिए सतलज नदी कहाँ है, और वहाँ बता दिया गया कि सतलज नदी के दक्षिण में अंग्रेजों का अधिकार रहेगा, जहाँ भी चाहें वो कर सकते हैं, और सतलज नदी के उत्तर में आप जहाँ टेरिटरी एक्वायर करना चाहते हैं आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात दोनों के बीच में, पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच में एक लाइन, बॉर्डर लाइन खींच दिया गया, और वो था सतलज नदी। ठीक है, और उसके बाद रंजीत सिंह ने बहुत सारे टेरिटरी को क्या किया? जीता, जिसमें चलो ये तो बाद में देख लेंगे हम लोग। इससे पहले आप फिर इसके बाद बहुत सारे टेरिटरी को जीता, जिसमें कांगड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश का, कासिर हो गया, मुल्तान, पेशावर, ये सारे टेरिटरी को उन्होंने जीता। कई बार सवाल इस तरीके से भी आ जाता है कि निम्न में से कौन से जगह पर रंजीत सिंह का अधिकार नहीं था? ऑप्शन दे देगा कश्मीर, बिहार, यूपी, इस तरीके से दे देगा, तो कश्मीर में था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सब सारा कुछ हुआ। 1814 ईस्वी में शाह शुजा से इनकी संधि होती है। शाह शुजा अफगान में अहमद शाह अब्दाली का वंशज होता है, नादिर शाह का जो वंशज होता है, तो मैत्री के कारण शाह शुजा इनको कोहिनूर हीरा गिफ्ट करता है। अब थोड़ा सा कोहिनूर हीरा का जब बात आ गया है तो हम लोग जान लेते हैं। कोहिनूर हीरा सबसे पहले गोलकुंडा के खान से मिला था। कहाँ पे से मिला था? गोलकुंडा के खान से, और ये मुगलों के पास में था, शाहजहां के पास में। ठीक है, कोहिनूर हीरा। उसके बाद वहाँ से ये 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है, और नादिर शाह यहाँ से उठा करके लेकर के चला जाता है अपना फारस। ठीक है, और नादिर शाह का वंशज होता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का वंशज होता है शाह शुजा। तो शाह शुजा से ये दोबारा फिर भारतीय टेरिटरी में, अर्थात रंजीत सिंह के पास में ये कोहिनूर हीरा आ जाता है। हीरा दिलीप सिंह के पास होता है। ठीक है, और जब अंग्रेजों की और ब्रिटिशर्स की लड़ाई, अंग्रेजों की और सिखों की लड़ाई होती है और सिख जब हार जाते हैं तो दिलीप सिंह को भेज दिया जाता है कहाँ? तो लंदन, कि जाओ भाई अभी तुम बच्चा हो, पढ़ो लिखो, और उनसे हीरा ले लिया जाता है और ब्रिटिश महारानी के ताज में लगा दिया जाता है। तो ये कोहिनूर हीरा का थोड़ा सा कहानी है। कई बार कोई पूछता है कि कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? गोलकुंडा के खान से। उसको कौन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह। ठीक है, चलिए, वो मयूर सिंहासन भी ले गया था, आपको पता होना चाहिए। शाहजहां का उस समय क्या था, शाहजहां बनवाया था ये सब चीज़ों को। और नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो 1739 में हुआ था। आप कमेंट करके बताइए कि 1739 में मुगल बादशाह कौन था, किसके शासनकाल में ये हुआ था सारा कुछ, आपको पता है कि? चलिए ठीक है, आप बताइए। इतना सारा चीज़ हुआ। तो 1814 में शाह शुजा से इनकी संधि हो गई, और उसके बाद आपको हमने बताया था लास्ट लेक्चर में 1838 ईस्वी में एक ट्रिपेटाइट संधि होती है, त्रिपक्षीय संधि होती है। ब्रिटिशर्स होते हैं, शाह शुजा होता है और रंजीत सिंह होते हैं, ये तीनों के बीच में संधि होती है। ब्रिटिशर्स का फायदा ये होता है कि हमारा भाई वेस्टर्न से जो इन्वेडर आ रहे हैं वो बच जाए, और तीनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग 1838 में बनती है, और अब अफसोस की बात होती है कि 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये जो संधि किया गया था कि हम आपकी सहायता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा गया तेल लेने, वो कहते हैं ना अपने रीजनल लैंग्वेज में। तो सारा कहाँ गया कोई अता पता नहीं। अंग्रेजों को तो बस मतलब था कि पंजाब पर हमारा कंट्रोल हो जाए। तो ये कुछ बैकग्राउंड था जो एंग्लो सिख वार को क्या करता है? ऊंचाई तक पहुंचाता है। क्या करता है? ऊंचाई तक पहुंचाता है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्या है? रंजीत सिंह का मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह बनते हैं, खड़ग सिंह के बाद नवनिहाल सिंह बनते हैं, उसके बाद शेर सिंह बनते हैं, और ये तीनों चारों की जो है ना वो मर्डर कर दी जाती है, मार दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि रंजीत सिंह के बाद में कोई भी ऐसा दावेदार, योग्य दावेदार नहीं आया। और कहते हैं ना कि आपका एरिया तो बहुत बड़ा हो गया है, आपका इमेज भी अच्छा बन चुका है, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करके नहीं रखे तो फिर आपके पास में क्या बच गया? और जब इन लोगों को मार दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि जब शासक को मार दिया जा रहा है तो पंजाब का माहौल कैसा होगा। और ऐसे माहौल में अंग्रेज तो बस यही सोचेंगे ना भाई कि भाई अब पंजाब पे हमारा कंट्रोल हो जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब को कंट्रोल करने वाला ताकतवर तो शासक अब बचा ही नहीं। तो अंग्रेज यही अब ताक में लगे हुए थे कि कब हम पंजाब को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में एक दिलीप सिंह नाम का, जो इनके रंजीत सिंह के बेटे होते हैं, वो बनते हैं शासक। उनकी माता का नाम होती है जिंदन, रानी जिंदन उनकी माता का नाम होती है, और ये शासक बनते हैं। महज इनकी उम्र 5 साल की होती है।
महज इनकी उम्र कितनी होती है, मात्र 5 साल की उम्र में 1845 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। ठीक है, 1845 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। चलिए, और उस समय इनकी रानी कौन होती है, जिंदन होती है। अब जब इस तरीके का घटना हुआ, कोई कंट्रोल करने वाला शासक नहीं था, तो जो पहले 1838 में ट्रीटी हुई थी, अब उस ट्रीटी में को लेकर के ब्रिटिशर्स और पंजाब के बीच में थोड़ा कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा चाहते रहते थे कि हमको और मिले और मिले और मिले। तब उस ट्रीटी को लेकर के कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गए और सिख वर्सेज ब्रिटिशर्स हो गए। अब ऐसे में सिखों को यह समाचार मिला कि ब्रिटिशर्स सतलज नदी के आसपास दक्षिण वाले इलाका में अपना नाव बोट भी भेज रहे हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर सैनिक संख्या बढ़ा रहे हैं। इस तरीके का उनको मैसेज मिला। अब ऐसा मैसेज में सिख बिना उसका, तो सिखों को लगा कि हो सकता है भाई हमारे ऊपर अब अटैक कर दें, हमारे ऊपर क्या कर दें, अटैक कर दें। ये उनको समाचार 1845 में मिली। 1845 में इस तरह का एक हंगामा हुआ कि ब्रिटिशर्स अपना जो सतलज नदी का किनारे एक फिरोजपुर, वहाँ पर अपने सैनिक साजो सामान को बढ़ा रहा है। तो अब इन लोगों को विश्वास हो गया कि भाई अब पंजाब पे कब्जा करने आ रहा है ब्रिटिशर्स। अब ऐसे में पंजाबी सेना जो थी वो क्या कर दी, वो भी अपना साजो सामान तैयार करके सतलज नदी की तरफ बढ़ गई। ठीक है, अब अंग्रेजों को लगा कि भाई ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये लोग अपना मूड बना लिया है युद्ध करने का, ठीक है ना। और उसी समय युद्ध की शुरुआत कर दी जाती है ब्रिटिशर्स पर, ब्रिटिशर्स द्वारा युद्ध की शुरुआत कर दी जाती है। और 13 दिसंबर ठीक है ना 1845 को युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अर्थात एंग्लो सिख वार कब स्टार्ट हुआ, तो दिसंबर 1845, और ये कब तक चलता है, तो 1846 तक, मार्च 1846 तक ये चलता है, और उसके बाद खत्म। बस 2-3 महीने की लड़ाई होती है। सिख लोग ऐसे भी आपको पता है लड़ाकू कौम है, बहुत ताकतवर कौम है, और बहुत ब्रेवरी से ये लड़ाई लड़ते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी मतलब एकदम कहें तो ब्रेव होकर के इन्होंने लड़ाई लड़ी, और इस बीच में बहुत सारे जगहों पे लड़ाइयाँ लड़ी गई। लेकिन एक एक करके धीरे धीरे करके सिख क्या होते गए, हारते चले गए। शुरू में तो इनकी स्थिति सही थी, लेकिन बाद में ये हारते चले गए। बाद में क्या हो गया, हारते चले गए। इसका कारण ये था कि ब्रिटिश के अंदर में प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे वो लाल सिंह थे। ब्रिटिश नहीं, सिखों के अंदर में, मतलब जो हमने बताया था दिलीप सिंह तो राजा थे और लाल सिंह प्रधानमंत्री थे। तो लाल सिंह और एक और तेजा सिंह नाम के व्यक्ति थे। ये दोनों क्या थे, दोनों ट्रेटर के रूप में काम किए, षड्यंत्र रच करके, और एक खबरी लाल बन गए, और सिखों के अंदर की सारी खबर जो है वो ब्रिटिशर्स को पहुंचाते रहे। कौन पहुंचाते रहे, तो राजा लाल सिंह और प्रधान सेनापति जो तेजा सिंह वो। अब यहाँ पे ट्रेटर वाली बात हो गई। जिस तरीके से बंगाल में मीर जाफर रोल अदा किया, वही लाल सिंह पंजाब में अदा किया। तो ये भी एक तरह से कहें तो गीदर की कहानी हो गई पंजाब में भी। अब आप इसे जो कह सके, धोखेबाज, चालबाज, जो आपको लगता है, लाल सिंह को कह सकते हैं। ठीक है, बाद में एक नाम आएगा गुलाब सिंह, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये होती है लड़ाई। ठीक है, मुदकी की लड़ाई होती है, जहाँ पर 1845 में, दिसंबर 1845 में। फिर फिरोज शाह की लड़ाई होती है दिसंबर 1845 में ही। इसमें सिखों का पलड़ा भारी रहता है। लेकिन उसके बाद बुंदेलवाल, आईवाल, इसकी लड़ाई 1845 में होती है, जनवरी में, 46 में। और उसके बाद एक सबसे ज़्यादा जो निर्णायक लड़ाई होता है, वो निर्णायक लड़ाई होता है सबराओं की लड़ाई। कौन सी लड़ाई होती है, सबराओं की लड़ाई। और वो लड़ाई होती है फरवरी 1846 में। उसमें ब्रिटिशर्स द्वारा सिखों की बहुत बुरे तरीके से हार होती है, और यह एक निर्णायक युद्ध के रूप में आता है। और यहाँ पर अंग्रेजों का लाहौर के ऊपर भी कब्जा हो जाता है। अब देखिए लाहौर का थोड़ा लोकेशन आप देख लीजिए, ये हाँ ये आ गया। ये पूरा का पूरा इस वाले लाहौर एरिया पे ना अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। कब, फरवरी में सेवराओं की लड़ाई होती है, और सेवराओं की लड़ाई में हार जाते हैं कौन, सिख लोग हार जाते हैं। और वहाँ पर उसी समय अंग्रेज का कब्जा लाहौर पे भी हो जाता है। और अंत में सिखों को मजबूरी बस एक ट्रीटी पे साइन करनी पड़ती है, जिस ट्रीटी का नाम होता है लाहौर की संधि।
और यह एक काफ़ी अपमानजनक संधि होता है। और लाहौर की संधि एक ऐसी संधि है जो आज हम लोग के पास में कश्मीर का इशू है, ये भी दिया हुआ है लाहौर की संधि का। ये कब का देन है? लाहौर की संधि का। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये जो लड़ाई हुई सेवराव की संधि, सेवराव की जो लड़ाई हुई 1846 में फरवरी में, ये डिसीजिव रोल प्ले किया। और इसी समय लाहौर पे भी बिना किसी लड़ाई का ब्रिटिशर्स का क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। तो जब कब्जा हो जाता है तो लास्ट में ट्रीटी साइन करो भाई। ब्रिटिशर्स की तो नियम ही थी, अटैक करेंगे पहले, उसके बाद फिर मौका देखेंगे कि कुछ गड़बड़ है या कुछ थोड़ा कमज़ोर करेंगे, फिर ट्रीटी साइन करेंगे, फिर कुछ दिन के लिए रेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर अटैक करेंगे, फिर ट्रीटी की जरूरत हुई तो ठीक, नहीं तो मिलाल ही लेंगे। तो ऐसे एक दो बार में तो कभी किए नहीं, 3-4-5 बार तो लड़ना ही पड़ा इनको। तो यहाँ पे ट्रीटी होती है किसकी? लाहौर की संधि होती है। कब होती है? मार्च 1846 में। इससे पहले 1809 में हमने देखा था अमृतसर की संधि। तो एक राजधानी में तो रंजीत सिंह के साथ संधि हुई थी और दूसरी राजधानी लाहौर में क्या हो जाती है? इनके साथ में, दिलीप सिंह के साथ में संधि होती है। यहाँ पर बोला जाता है अंग्रेजों द्वारा कि भाई हमको युद्ध में हानि हुआ है, 1.5 करोड़ आप हमको फाइन के रूप में दीजिए। अंग्रेज का यही काम था, जहाँ भी उनका स्थिति सही रहता था, जीतने की स्थिति में रहते थे, तो वो फाइन ले लेते थे सामने वाले से। तो सबसे पहले तो ये फाइन की स्थिति आ गई। ठीक है, उसके बाद अब इतने पैसे सिखों के पास में थे नहीं, सिखों के पास में इतने पैसे थे नहीं, तो गुलाब सिंह नाम का एक वहीं पर सरदार था, सिख सरदार था, वो हाथ खड़ा कर दिया कि साहब हम देंगे पैसा। तो अंग्रेज बोला कि बढ़िया है, दे दो। तो बोला कि अच्छा, फ्री फंड के हम पैसा थोड़े देंगे, हमको भी कुछ चाहिए। अंग्रेज बोला क्या चाहिए बोलो? तो जम्मू कश्मीर हमको चाहिए सीधे। अब आप समझिए, जो सिखों का सरदार खुद ही अपने आप में फूट कर रहा है, खुद ही अपने आप को तोड़ रहा है, तो एक तरह से ट्रेटर गुलाब सिंह को भी कहा जा सकता है। और इन्होंने एनसीईआरटी में तो 50 लाख लिखा हुआ है, कहीं कहीं सोर्स में 70 लाख भी मिलता है। 70 लाख 50 लाख में इन्होंने क्या किया? जम्मू कश्मीर को खरीद लिया। मात्र 70 लाख या मात्र 50 लाख रुपया में जम्मू कश्मीर को इन्होंने खरीद लिया और बाकी रेस्ट अमाउंट दिलीप सिंह और ये 70 लाख रुपया मिला करके अंग्रेजों को दिया गया। तो यहाँ से गुलाब सिंह के पास में चला जाता है जम्मू एंड कश्मीर और बाद में इसी का एक शासक होता है हरी सिंह और उन्हीं के समय में एनेक्सेशन पर साइन होती है और वही पंगा 370 वाला हो जाता है, जिसको बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी द्वारा हटा दिया गया लास्ट ईयर में, आपको पता ही होगा। चलिए, इतना सारा। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, सतलज पहले क्या था? रंजीत सिंह के समय में एक ट्रीटी हुई थी, मान लो कि ये सतलज रिवर है, तो बोला गया था कि सतलज के दक्षिण वाला एरिया अंग्रेजों के अंडर कंट्रोल में रहेगा, आप जो करना चाहें करिए। सतलज के ऊपर से एक नदी बहती है, ब्यास नदी। क्या, कौन सी नदी? आप जाकर के मैप में देखिए, ब्यास नदी। अंग्रेज बोले कि भाई ये जो ब्यास नदी और सतलज के बीच वाला एरिया है ना, ये हमको दे दो। अब सिख को देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। और अब अंग्रेज यहाँ से ऊपर उठ करके ब्यास तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए? ब्यास तक पहुँच गया। ठीक है, जिसे हम लोग इसको कहा जाता है दोआब क्षेत्र कहा जाता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब भी कहा जाता है। तो ये दोआब क्षेत्र किसके कंट्रोल में चला गया? अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। ठीक है, और इसके साथ इतना पे ही अंग्रेज दम नहीं लिए, बोले भाई अब हमारी सेना तुम्हारे अंदर में रहेगी, लाहौर में हमारी सेना रहेगी और हमारा एक रेजिडेंट तुम्हारे अंदर रहेगा और वो सारा कुछ कंट्रोल करते रहेगा। राजा तो दिलीप सिंह रहेंगे, लेकिन पूरा आर्मी कंट्रोल किसके अंदर चली जाएगी? तो एक रेजिडेंट रखेगा, उसके अंदर में चली जाएगी। तो इस तरीके से लाहौर के संधि द्वारा पूरे सिख साम्राज्य जो था, पंजाब जो था, उसका तो कुछ हिस्सा ले लिया गया, फाइन लिया गया। एक बहुत बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर का हिस्सा गुलाब सिंह को बेच दिया गया और बाकी जो हिस्सा बच गया उस पर कठपुतली का वही शासक बना दिया गया दिलीप सिंह को और बोला गया कि भाई अंग्रेज का कंट्रोल रहेगा, मिलिट्री कंट्रोल अंग्रेज का रहेगा। तो इस तरीके से पंजाब के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हो गई, बहुत ही शर्मनाक संधि हो गई, क्योंकि यहाँ पर पंजाब सब कुछ जो इतना मतलब डंका बजता था रंजीत सिंह का, वो पूरा डंका खत्म हो गया, अब भींगी बिल्ली बन गए। तो ये सिखों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था? अपमानजनक था। अब ऐसे में वो विद्रोह कर दिए, छोटा मोटा विद्रोह हो गया और वो जो रानी जिंदन थी उसका एक्चुअली लोग इस बात से भी परेशान हो गए कि भाई जम्मू कश्मीर कैसे तुम बेच दिए। और रानी जिंदन की जो पॉलिसी थी ना, उससे जो सिख लोग थे वो सही नहीं थे, उसके फेवर में नहीं थे कुछ सिख लोग, और वो विद्रोह होता है और दोबारा लाहौर की संधि के बाद एक दोबारा ट्रीटी की जाती है 1846 में ही दिसंबर में।
ये तो मार्च में हुई थी ट्रीटी। उसके बाद एक दोबारा ट्रीटी की जाती है 1846 में दिसंबर में, और उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ भैरोबाल की संधि। इसमें क्या कहा जाता है कि पहले वाली संधि से सेटिस्फाइड नहीं थे सिख, वो रानी झिंदन को नहीं चाहते थे कि वो हम पर शासन करें। तब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स बोले कि कोई बात नहीं, टेंशन न लो, 8 सरदारों का एक ग्रुप कर दिया गया, एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 8 सरदार 8 मेंबर भाग लेते थे, और इस ग्रुप का जो लीडर हुआ करता था वो बता दिया गया। सरदारों से पूछा गया भाई लीडर किसको बनाओगे? सरदार लोग बोले कि भैया जब रेजिडेंट आप डाल ही दिए हैं तो उसी को बना दो। तो जो ब्रिटिश का रेजिडेंट था वही इनका सरदार बन गया, वही इनका क्या बन गया? सरदार। तो पहले तो रानी जिंदन थोड़ा बहुत प्रशासनिक कंट्रोल कर भी सकती थी, अब तो और पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया भैरोबाल की संधि के बाद। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फैक्ट था, कॉन्सेप्ट था किसका? तो ब्रिटिशर्स और सिखों की जो लड़ाई हुई उनका। आपने देख लिया कि 1845 से लेकर के 1845 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था ये लड़ाई, और मार्च 1846 तक के ये लड़ाई चली, जब तक कि लाहौर की संधि नहीं हुई। लाहौर की संधि से ये खत्म हो गया, और उसके बाद दोबारा संतुष्ट नहीं थे सिख, तो दोबारा ट्रीटी ऑफ भैरोबाल की गई 1846 में ही दिसंबर महीने में, और वहाँ पर एक 8 ग्रुप का मेंबर बनाया गया, जिसका हेड कौन था? तो जो रेजिडेंट था ब्रिटिश का वही हेड था, और उस रेजिडेंट का नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस। उस रेजिडेंट का नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस। तो इस तरीके से पहले सिख वार में ही ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल कर लिया गया था सिखों को। ठीक है, लेकिन अभी भी शासक कौन थे? दिलीप सिंह थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सेकेंड एंग्लो सिख वार होता है, और उस समय डलहौजी होता है गवर्नर जनरल के रूप में। उस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? डलहौजी होते हैं, और डलहौजी द्वारा इस पूरे सिख साम्राज्य को एनेक्स कर लिया जाता है। बोलता है भाई अब यहाँ पे 2-4 लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, जिसको हमारे पक्ष में आना था आ गया, जिसको जाना है चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। और डलहौजी पूरा का पूरा साम्राज्यवादी नीति वाला होता है। आपको पता है कि डलहौजी 1848 में आया था और 56 तक रहा था। 8 साल में वो 8 अलग अलग राज्य को हड़प लिया था। ठीक है ना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की एक नीति लाई थी उन्होंने, बोला कि भाई जिसका बेटा नहीं है, अपना बेटा नहीं है, वो आराम से उसको अंग्रेज हड़प लेंगे। और डलहौजी द्वारा पूरे भारत के राज्य को 3 भागों में बांटा गया था। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ब्रिटिश की जो पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, और किस तरीके से बहाना बना करके डलहौजी हर किसी को हड़प लिया था, इसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार की सजेशन देनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करें और हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।